Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with one more session related to the SBA CBO aspirant. जी हम करने वाले हैं important MCQs from the banking knowledge static portion. स्टैटिक नहीं, हम बोलेंगे कि आरबीआई वेबसाइट भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे. सो नो वरीज अबाउट दैट. एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मेहनत करके बनाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, आपको मजा आएगा डेफिनेटली. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. आपको कोई भी कोर्स में एनरोल करना है तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है बाय यूजिंग द कोड Y581. तो दिस इज द कोड, यूज द कोड, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट अवे. एंड दोस्तों, डिस्काउंट से याद आया कि अभी हमारी डबल वैलिडिटी भी चल रही है ऑन ऑल आर महापैक्स. तो भैया ये डबल वैलिडिटी मिस ना हो जाए, यूज द कोड, गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर योर ड्रीम जॉब. तो दोस्तों, हम यहाँ पे करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. आई होप यू विल एंजॉय इट. पहला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, तो आई होप आप रेडी हो. तो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1. रूल्स मैं एक बार बता देता हूं. मैं कुछ सेकंड के लिए पॉज रखूंगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद मैं रीड करूंगा, आंसर दूंगा एंड देन विल प्रोसीड अहेड. ठीक है, चलिए. तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1. Suppose the Reserve Bank of India decides to decrease the repo rate. What impact is likely to be observed in the economy? अगर हम रेपो रेट कम करते हैं तो पहली चीज, रेपो रेट हम कम क्यों करना चाहेंगे, पहले ये समझो. रेपो रेट कम करना चाहते हैं मतलब हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करना चाहते हैं, मतलब वी वांट टू इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. हम इन्फ्लेशन को बूस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? इंक्रीजिंग इन बोरोइंग कॉस्ट फॉर बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, नो, इसका जस्ट अपोज होगा, डिक्रीज इन बोरोइंग कॉस्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टिमुलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी विद लोअर इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स. ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है, हम यही तो बात कर रहे थे कि इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहते हैं हम. थर्ड इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन दी फॉरेन एक्सचेंज. इसका कोई भी लेना देना रेपो रेट से नहीं है. हाँ, कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर जा सकता है, बट अगर हम आइडल सिनेरियो में बात करें तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं होगा. अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली आपके एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ रहे हैं तो फिर उस एस्पेक्ट पे, लेकिन डायरेक्टली ऐसा रेपो का चेंज करने से इमीडिएटली करेंसी पे चेंज आ जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. डायरेक्ट लिंक नहीं है, लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट आ सकता है, तो वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो अगर इस सिनेरियो में देखूं तो कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है? ठीक है, तो व्हाट इंपैक्ट इज लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन द इकोनॉमी, तो ओनली ऑप्शन नंबर 2. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप ये क्वेश्चन पसंद आया हो. तो आगे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों. Which of the following instrument is not directly used by the Reserve Bank of India for implementing monetary policy? बेसिकली देखो, दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो क्वांटिटेटिव टूल्स जो है वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं आरबीआई को, जिनसे डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है मॉनेटरी पॉलिसी पे. तो वो हम यहाँ पे नहीं जानना चाहते, हम जानना चाहते हैं क्वालिटेटिव. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, रेपो रेट इज ए क्वांटिटेटिव, सीआरआर क्वांटिटेटिव, एसएलआर क्वांटिटेटिव. तो ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये तीनों क्वांटिटेटिव हैं, जिनमें कोई भी चेंज करने पे मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट इंपैक्ट जाता है इकोनॉमी पे. क्रेडिट रेशनिंग क्या होती है? क्रेडिट रेशनिंग, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पीएसएल. पीएसएल इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट रेशनिंग. इसमें क्या होता है कि आपका सपोज 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए को रेशन कर रहे हो, मतलब आप फिक्स कर रहे हो कि कितना पैसा कहां जाएगा. जैसे पीएसएल के अंदर अगर सपोज आपके पास 100 रुपए थे तो 40 रुपए जो है वो डेडिकेटली पीएसएल सेक्टर में जाएंगे. तो आप यहां पे सर्टेन लिमिटेशंस लगा देते हो. आप क्रेडिट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर रहे, आप इनडायरेक्टली क्रेडिट कैसे कहां कहां कितना जाएगा उस पे लिमिट लगा देते हो. तो दैट इज नोन एज क्रेडिट रेशनिंग. तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आया हो. लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी थी, जिसने गलत किया सुधारो भाई. क्वेश्चन लेकिन बहुत सिंपल था, आप अटेम्प्ट कर सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
Assume the Reserve Bank of India is concerned about a sluggish economy and decides to employ contractionary monetary policy. Contractionary, remember the word. What action would be consistent with this objective? तो हमें contractionary monetary policy follow करनी है. तो options देखिए. Option A, lowering the marginal standing facility rate, reducing the statutory liquidity rate, increasing the repo rate, buying government securities in the open market, none of the above. सो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, लोअरिंग द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. देखो एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ जहां पे बैंक्स कोलेट्रल फ्री पैसा जो है, नहीं वो सॉरी एसडीएफ होता है. एमएसएफ वो क्या होता है? एमएसएफ एक पीनल रेट है. पीनल रेट है कि अगर बैंक्स के पास कोलेट्रल्स कम है तो वो अपना एसएलआर कोटा यूज करके बोरो कर सकते हैं, एंड दैट इज एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. इस पे आपका हाई रेट पे आप बोरो कर सकते हो. जैसे रेपो रेट के अंदर तो आप कोलेट्रल दे के पैसा बोरो करते हो, लेकिन एमएसएफ क्या होता है? एमएसएफ इज हायर देन दी रेपो रेट. क्यों? क्योंकि आप अपना एसएलआर कोटा यहां पे यूज कर रहे हो. तो अगर आप एमएसएफ रेट कम कर दोगे तो बैंक्स विल बी मोटिवेटेड टू बोरो मोर, जबकि हमें कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए, तो ये नहीं होगा. रिड्यूसिंग एसएलआर, तो रिड्यूसिंग एसएलआर सपोज 100 रुपए थे, 100 रुपए में 18% एसएलआर था हमारा, तो यानी कि 18 रुपए हम यूज नहीं कर सकते थे. कितने थे हमारे पास पैसे? 82 रुपीज थे. लेकिन अगर आपने एसएलआर 18% से कम करके 15% कर दिया तो आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 85. तो यानी कि ज्यादा पैसा हो गया आपके पास देने के लिए, लैंडिंग के लिए, तो ये भी नहीं कर सकते. इंक्रीजिंग रेपो रेट, डेफिनेटली दिस वुड बी योर आंसर. रेपो रेट बढ़ाएंगे तो बोरोइंग महंगी होगी, बोरोइंग महंगी होगी तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी जाएगी. तो आंसर इज सी. तो डी देखने का मतलब ही नहीं बनता है. आगे चले जाते हैं. फिर भी अगर आप डी देखें तो मैंने वैसे इसका एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है डी ऑप्शन जो है ये हमने कल कवर कर लिया था. तो कल की क्लास के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस ना किए हो, आई होप. मतलब कल की क्लास बोले तो लास्ट क्लास, ठीक है. तो यहां पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन ड्यूल बैंकिंग सिस्टम which of the following entities is responsible for issuing currency notes and regulating the money supply? अब आपके मन में सबसे पहला होगा सर ये ड्यूल बैंकिंग क्या है, ये हमने नहीं सुना. तो बेसिकली ये जो टर्मोलॉजी है वो यूएस इकोनॉमी के लिए रेफर होती है, जहां पे देखिए देयर आर बैंक्स दैट आर सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एंड देन देयर आर बैंक्स व्हिच आर स्टेट एडमिनिस्टर्ड. तो वहां पे जो करेंसी है दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय फेडरल बैंक विच इज नेशनली एडमिनिस्टर्ड. तो फेडरल बैंक के अंदर करेंसी नोट्स आते हैं. तो फेडरल बैंक इज ए टाइप ऑफ अ सेंट्रल बैंक, रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है. ये ड्यूल बैंकिंग सिस्टम यूएसए में होता है, जहां पे दो तरह के बैंक्स होते हैं, स्टेट बैंक्स एंड नेशनल बैंक्स, ठीक है. और दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंटली होता है, बट वहां पे करेंसी का जो इशू वगैरह है वो कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, विच इज अ फेडरल बैंक, जिसको हम फेडरल रिजर्व भी बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट. Apart from formulating and implementing monetary policy, the Reserve Bank of India performs various other functions. Which of the following is not a function of the RBI? तो इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए करेंसी इशुएंस एंड मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑप्शन सी कंडक्टिंग फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन डी बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव. तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, इसके लिए तो हम मैं डायरेक्टली आंसर ही दे देता हूं. तो कंडक्टिंग फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल बोले तो टैक्स, टैक्स रिलेटेड, और टैक्स रिलेटेड किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो आंसर हो जाता है हमारा सी. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया इन 1969? तो 1969 में जब पहली बार बैंक्स नेशनलाइज किए गए थे तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजिंग द बैंक्स? Encouraging competition among the banks, promote financial inclusion, C, ensure government control over the banks, facilitate privatization of the bank, all of the above. देखो नेशनलाइजेशन कर रहे थे तो डी तो हो ही नहीं सकता, डी तो हो ही नहीं सकता, और डी नहीं हो सकता तो ई भी नहीं हो सकता.
क्योंकि आप गवर्नमेंट ओनरशिप बढ़ा रहे हो, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, आप मतलब बेसिकली नेशनलाइजेशन कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ओनरशिप बढ़ा रहे हो। तो ये नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बचे 3 ऑप्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एकदम से ई नजर आ गया होगा, तो ई इसका आंसर नहीं है। अब बचे हुए 3 में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो एनकरेजिंग कंपटीशन तो देखो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव था, बहुत माइन्यूट सा ऑब्जेक्टिव ये था, बट अल्टीमेटली द मेजर ऑब्जेक्टिव और द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड नेशनलाइजिंग द बैंक वाज फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जो 1969 से पहले की जो बैंकिंग थी वो बहुत ही इलाइट बैंकिंग थी। केवल कुछ लोग, कुछ फैमिलीज, कुछ इंडस्ट्रीज हाउसेज जो थे, इंडस्ट्रियल हाउसेज, वो ही बैंकिंग को एंजॉय करते थे। तो उसको कॉमन मासेस तक लेके जाना, दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए यहाँ पे नीड देखी गई कि हमें स्ट्रॉन्ग नेशनलाइज बैंक्स चाहिए होंगे, तो इसलिए बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। Which committee recommended the establishment of RRBs in India? रंगराजन कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, गाडगिल कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, नन ऑफ द अबव। डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, डायरेक्ट आंसर 2 मिनट के अंदर। द आंसर इज नरसिम्हम कमेटी। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, क्या एक्सप्लेनेशन दूं, नहीं बनता। आगे आते हैं। Which entity act as the banker to the payment banks in India? पेमेंट बैंक्स के लिए कौन बैंक की तरह एक्ट करता है? क्या वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, क्या वो एनपीसीआई है, क्या वो सिडबी है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर सही से करोगे, गलत आंसर पे महापाप लगेगा। महापाप क्यों लगेगा? क्योंकि बैंकर टू एनी टाइप ऑफ बैंक, बैंकर टू एनी टाइप ऑफ बैंक इज द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो ये क्वेश्चन में तो डाउट ही नहीं बनना चाहिए था यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन द कंट्री? मिनिमम पेड अप कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए कितना है? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। तो जो बच्चे यहां पे 100 करोड़ कह रहे हैं वो गलत है। 100 करोड़ इज फॉर पेमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स के लिए 100 करोड़ है। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लिमिट जो है वो 200 करोड़ है। इट यूज टू बी 100 करोड़, जब ये लॉन्च किए गए थे तब 100 थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज करके 200 करोड़ कर दिया गया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड हाउ मच % ऑफ देयर टोटल क्रेडिट टू द प्रायोरिटी सेक्टर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में एज इट इज डायरेक्टली नजर आए, तो मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि पीएसएल के नॉर्म्स रिसेंटली रिवाइज किए गए हैं और पीएसएल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पीएसएल हमें बहुत अच्छे से करना है, कोई गलती नहीं करनी। तो प्लीज इंश्योर कि आप उन्हें सही से कर रहे हो। %25, 40%, 50%, 75%, क्या आंसर होगा? द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 40% वाले ये भूल गए कि आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो पीएसएल की लिमिट है दैट इज रिवाइज्ड एंड इट इज नाउ 75% ईच। दोनों के लिए 75% है। ऐसी अनवांटेड मिस्टेक्स ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the maximum tenure for term deposit offered by small finance bank? 5 year, 7 year, sorry 3 year, 5 year, 7 year, 10 year. Come on, क्या आंसर हो सकता है? मैक्सिमम टेन्योर फॉर टर्म डिपॉजिट। देखिए टर्म डिपॉजिट बोले तो एफडी और आरडी, यही होते हैं हमारे दो तरह के टर्म डिपॉजिट। तो मैक्सिमम टेन्योर किसका कितना होता है? एफडी आरडी का 10 इयर्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई भी एफडी का टेन्योर कितना होता है? मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 10 साल। आरडी का कितना होता है? मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 10 इयर्स। तो मैक्सिमम टेन्योर फॉर एनी टाइप ऑफ टर्म डिपॉजिट इट्स 10 इयर्स। तो आंसर बड़ा सिंपल था यार, इतना सिंपल क्वेश्चन। पूछने के तरीके जस्ट आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि यहाँ पे मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा दिया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक ही चीज डिफरेंट होती है भाई, यहाँ पे जो लोन पोर्टफोलियो होता है कि टोटल लोन्स के 50% ऐसे लोन होने चाहिए जो मैक्सिमम अमाउंट 25 लाख रुपए तक के हो। तो ऐसे बैंक्स को हम बोल देते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मैक्सिमम
ये जो लोन्स की कैटेगराइजेशन है इसको हटा दे तो मैक्सिमम फंक्शन सेम ही है, चाहे वो ट्रेडिशनल बैंक के हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक के हो। तो यार कंफ्यूजन का मत बनाओ जस्ट बिकॉज एक छोटा सा वर्ड ट्विस्ट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंडर विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डज अ चेक गेट डिफाइंड। चेक को कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जी हाँ, ये क्वेश्चन जो है वैसे आरबीआई वगैरह में तो नहीं पूछते, लेकिन हाँ एसबीआई सीबीओ में बिकॉज एक्ट्स पूछे जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर बताऊँ, आंसर इस सेक्शन 6 के अंदर जो है वो चेक को डिफाइन किया गया है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई एक्सप्लेनेशन इसका बनता नहीं है। आगे आते हैं, The SARFAISI Act 2002 grants the power of seizure to banks. Under this provision, the banks, ये these की जगह this होना चाहिए, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। The bank may issue notice to the default borrowing insisting the discharge of liabilities within how many days. तो बैंक को यहाँ पे पावर होती है कि बैंक यहाँ पे लीगल नोटिस दे सकता है टू दी बोरोअर या डिफॉल्टर, और अगर वो 60 दिन के अंदर नहीं चुकाता अपना डेट तो फिर उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है, या उसके असेट को जिसको भी उसने कोलेटरलाइज किया हुआ है उसको सीज किया जा सकता है विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 60 डेज। तो दिस वाज द क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये एक्चुअली क्या है, ये जो आपका सारफाइसी एक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि लोन रिकवरी मैकेनिज्म भी अपने को पता होने चाहिए। लोन रिकवरी मैकेनिज्म जैसे उसमें सारफाइसी एक्ट आता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी आती हैं, ठीक है, और आईबीसी कोड है, लोक अदालत है, तो वो सारी चीजें अपने को करनी होती हैं। तो पेड क्लासेस में अपन सब करेंगे। व्हेन इन बिटवीन टू ट्रांसफर्स पैरेलल लाइंस द वर्ड अकाउंट पे इज रिटन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक, देन सच अ क्रॉसिंग इज कॉल्ड। ये चेक है, यहाँ पे आपने 2 क्रॉस लगा दिए तो ये तो हो गई जनरल क्रॉसिंग। यहाँ पे आपने लिख दिया अकाउंट पे, इसका मतलब ये जो चेक है ये सिर्फ अकाउंट में ही पे किया जा सकता है। सो दैट इज नोन एज रेस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम द आरबीआई नोटिफिकेशंस ऑफ फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 2022। इतने पुराने नोटिफिकेशन जी हाँ आपको करने पड़ेंगे अगर आप सीबीओ की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट 1.5 साल तक के तो नोटिफिकेशन करके जाने हैं। तो अकॉर्डिंग टू आरबीआई नोटिफिकेशंस अगस्त 2022 अ लाइसेंस्ड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक शुड हैव completed at least how many years of operation for opening of branch or extension counters, specialized branches, regional offices or zonal offices, administrative offices or shifting of branches, upgradation of extension counters into full fledged branches। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो कितने साल का उनका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो अपनी कोई भी अगर सपोज एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है, स्पेशलाइज ब्रांच है, तो उसको फुल फ्लेज ब्रांच में कन्वर्ट कर सके। तो कुछ के क्राइटेरिया डिफाइंड थे एक आरबीआई के नोटिफिकेशन में। तो उनमें से क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया था कि इतने साल का उनका एक ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कितने साल का? द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3 इयर्स का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलेटरी बॉडीज में भी आते हैं? तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, नो। रेगुलेटरी बॉडीज में क्वाइट सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ये जो ऑपरेशनल एंड के क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ सीबीओ टाइप ऑफ एग्जाम्स में ही आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों दैट इज इट। आई होप आज की कक्षा आपको पसंद आई हो। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। बाकी अगर आपको करंट अफेयर करना है तो शाम को 5 बजे की अपनी क्लास होती है, उसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम कल करने वाले हैं द रिवीजन ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर 1 से लेकर 9 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर है वो हम रिवाइज करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ शाम को 5 बजे थ्रू एमसीक्यूज। मतलब आप जुड़िए नॉर्मली, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एमसीक्यू के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बैंक महापैक प्लस भी है, रेगुलेटरी का महापैक भी है और सभी पे डबल वैलिडिटी है दोस्तों। तो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी। अगर आप सीबीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज द कोर्स, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट कवरेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो कोड इज Y581। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। आई होप सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।